हेलो स्टूडेंट्स, फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। यानी आज हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स होते क्या हैं। ठीक, तो इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीआईटी क्या होता है। ठीक है, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, GIT। ठीक, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो इट इज एन ऑर्गन विद इन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। ठीक है, ये एक ऑर्गन होता है ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर जो पाया जाता है, विच टेक्स फूड इन, digest it, absorb the nutrients and energy from the food products, and after absorption remaining waste products are excreted from the anus in the form of excretory products। ठीक है, यानी हमारा जो जीआई ट्रैक्ट हुआ वो क्या है कि फूड को ये अंदर लेने का काम करता है, उसको डाइजेशन करने का काम करता है यानी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और जब फूड का आपके ब्रेक डाउन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो हमारी एनर्जीज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हमें चाहिए होती है, उनको वो हमारे एब्जॉर्ब करके हमारे ऑर्गन्स तक उनको सेंड कर देता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं जो हमारे लिए अब जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उनको वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके एनस के थ्रू उसे एक्सक्रीट आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया जो पूरा हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए एक तरह से रास्ता देने का काम कर रहा है। यानी हमारा फूड प्रोडक्ट कहाँ से किस रास्ते से होता हुआ जा रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है हमारा वही हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, तो हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं, तो जीआईटी ट्रैक्ट इंक्लूड क्या क्या होते हैं, ओरल कैविटी यानी जो हमारी बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद हमारी ऑइसोफेगस। ठीक है, ऑइसोफेगस के बाद हमारे स्टमक, स्टमक के बाद हमारा इंटेस्टाइन। तो हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या क्या होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक, इसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारा कोलन, सीकम एंड रेक्टम एंड देन आता है हमारा एनस। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो या फिर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स जो है इसमें आते हैं। हमारा जो फूड प्रोडक्ट होता है बकल कैविटी से एंटर होता है, शुरू होता है और फाइनली डाइजेस्ट होके आपके एनस के थ्रू फीकल मैटर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फूड प्रोडक्ट एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ से फूड प्रोडक्ट आपका एंटर करता है। तो ये हमारी बकल कैविटी, ओरल कैविटी हमारी है जिसमें हम फूड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, चिविंग करते हैं फूड की, जिससे फूड क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में फूड जो होता है वो एज इट इज अपने लार्ज फॉर्म में नहीं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो आधा काम तो यही कर देते हैं, हमारे फूड प्रोडक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का काम करते हैं। फर्दर जो फूड होता है हमारे फायरिंग से लेते हैं ऑइसोफेगस, ये मान लीजिए हमारी बकल कैविटी हो गई। ठीक है, ये हमारा ऑइसोफेगस। ठीक, तो फूड आ गया हमारा ऑइसोफेगस के पास।
ऑइसोफेगस से होते हुए फिर हमारा जो फूड प्रोडक्ट है आ गया हमारे स्टमक में। ये हमारा स्टमक हो गया। और आप लोग को पता ही है हमारे स्टमक में क्या होते हैं, HCl होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट को फर्दर अगेन ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे फूड प्रोडक्ट में अगर कोई इंफेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई आ जाता है तो उसको किल करने का भी काम करते हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी के जो ये स्टमक का म्यूकोसा होता है, ये म्यूकोसा क्या करती है आपकी HCl का यानी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करना शुरू कर देती है। तो फर्दर हमारा फूड जो है यहाँ ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम से जेजुनम इलियम में पहुंचता है और इलियम से आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और यहीं से एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है आपके फूड का। जब आपके फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, तब वो आपकी फूड जो होती है, जो वेस्ट मटेरियल बचे होते हैं आपकी फूड को जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है कोलन और देन यहाँ पे हमारी हो जाती है सीकम और ये पोर्शन होता है आपका रेक्टम और फर्दर यहाँ पे एनस। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया हमारे, जिसके थ्रू फूड हमारा अंदर आता रहता है। ठीक, अब हमें पता चल चुका है कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है या फिर GIT ट्रैक्ट क्या है। तो मान लीजिए हमारा फूड यहाँ बकल कैविटी से मूव करता हुआ आ रहा है, एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो आपके GI ट्रैक्ट में कभी कभी इंफेक्शन भी हो सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत हो सकती है आपके GI ट्रैक्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो स्टमक है, स्टमक का काम क्या है, वो आपके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट आउट करना, HCl इसमें होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और साथ ही साथ आपकी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनके सिक्रेशन को भी इनिशिएट करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ब्रेक डाउन होते हैं। तो आपके मान लीजिए बॉडी में अगर यहाँ पे स्टमक में HCl का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाएगा, तो भी आपके फूड प्रोडक्ट के ब्रेक डाउन पे उस पर असर पड़ेगा, डाइजेशन पे उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम फूड प्रोडक्ट का प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, उनमें जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है वो प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते हैं, यानी हमारे यहाँ पे स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस HCl के कॉन्सेंट्रेशन के डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज कर लेते हैं वो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट या फिर एंटासिड आते हैं। एसिडिफाइंग या एंटासिड। ठीक, इसके बाद हमारा फूड कहाँ मूव कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है आपके फूड प्रोडक्ट को। आपका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डाइजेशन आपके कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वैसे डाइजेशन तो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, जैसे आप फूड को चबाना शुरू करते हो आपके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा एक्सक्रीट आउट होती है, तो डाइजेशन तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका। लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से फूड आपका एब्जॉर्ब जाता है, फर्दर वो मूव करता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना। तो कभी कभी होता क्या है कि आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो वाटर को कम या ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, यानी जो फीकल मैटर बन रहा है वो क्या होगा, हार्ड बन जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो फीकल मैटर के साथ वाटर कंटेंट कम आएगा, तो जिसकी वजह से आपके फीकल मैटर हार्ड हो जाते हैं और हार्डनेस की वजह से आपको फिर जो है फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में आप स्पर्गेटिव और लैक्सेटिव यूज करते हो जो हमारे कैथारेटिक्स के कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा होता है क्या दूसरा ऑप्शन कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन कम करे, यानी आपके फीकल मैटर के साथ वाटर ज्यादा आ रहा है, तो यानी जो फीकल मैटर निकलेगा उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा, डायरियल की कंडीशन। तो इस टाइप से अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं वही एजेंट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहलाते हैं। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है क्या। यानी हमारे इस पूरे GIT ट्रैक्ट में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है
तो उसको ट्रीट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो एजेंट हम अप्लाई करते हैं वही एजेंट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आइए अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एजेंट्स। ठीक, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो पहली कैटेगरी होती है इनकी, ये होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट्स। ठीक, अब ये एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक, यानी एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं? स्टमक की एसिडिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, DuHCl। ठीक, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जो दूसरा टाइप है वो है हमारा एंटासिड्स। ठीक, एंटासिड्स आर यूज्ड अगेंस्ट द एसिडिटी, यानी ये हमारे स्टमक में जो एसिडिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उसको ये रिड्यूस करने का काम करेंगे। ठीक है, यानी एसिड के अगेंस्ट काम करेंगे। तो ये किसके होंगे? रिड्यूस एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, ये हमारे जो एसिडिफाइंग एंटासिड वो हमारे स्टमक में एक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फूड प्रोडक्ट जब यहाँ आता है तो अगर हमें प्रॉपर एसिडिक कंडीशन नहीं मिल पाती है तो इसकी वजह से हमारे फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, और साथ साथ में हमारे जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक, तो हमारे जो एंटासिड की कैटेगरी में जो एग्जाम्पल्स है वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। बहुत छोटा। ठीक है, अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जो तीसरी कैटेगरी में हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स। प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स। ठीक, अब ये प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट्स क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स आर यूज्ड इन द डायरियर कंडीशन। ठीक है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ठीक, तो जो हमारे प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? डायरिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे केओलिन, बिस्मथ, सब कार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट कैटेगरी में आ रहे हैं वो कौन है? हमारे केओलिन और बिस्मथ सब कार्बोनेट। ठीक, जो अगली कैटेगरी है वो है हमारी सलाइन, कैथार्टिक्स। ठीक है, सलाइन कैथार्टिक्स क्यों यूज किए जाते हैं? यूज्ड टू रिलीव, यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी जो हमारे सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? हमारे ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यूज होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल है हमारे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट,
सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है हमारे? मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये हमारे सलाइन कैथार्टिक्स के एग्जाम्पल है। तो ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का। अब हम लोग अगली क्लास में एक एक एजेंट्स को, यानी जो इनका क्लासिफिकेशन है, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में। ठीक, तो आई होप आपको इस लेक्चर में आज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं, जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन होगी, कोई क्वेरी होगी, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।